प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स की प्रोविजनल की भी आ गई, तो 11 घंटे, साढ़े 11 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मेंस है, करियर का सवाल है। भाई बहुत कुछ खोया है आपने यहाँ तक आने के लिए, ये चीज पाने के लिए। एंड बेस्ट सोर्स अगेंस्ट सेइंग, बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज 2013 से 2025 के पीवाईक्यूज लिखो। आप पीवाईक्यूज लिखोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको वो आता है जो आपको एग्जाम में लिखना है। कुछ भी लिख दोगे क्या? क्या होता है, एक पैटर्न समझना पड़ेगा। जो आपका रैंक डिसाइडर है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स की प्रोविजनल की भी आ गई और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है प्रीलिम्स में, बहुत सारे बच्चों का नहीं हो रहा है, जो सब गेस वर्क है अभी, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है। बट इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेंस जो है, जो एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो आपका रैंक डिसाइडर है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। कि भाई इफ़ वी टेक अ डेडलाइन कि जून 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, कोई घर गया होगा, कोई कहीं गया होगा, आप लौट के आ जाओ जहाँ भी हो, जून 1 से स्टार्ट करो। If you are starting from June 1, we have like 80 days. You have to prepare 6 major subjects and आपको ये 3 पिलर्स कवर करने हैं। हम हर एक पिलर के बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 80 डेज हैं तो GS 1 2 3 4 कीपिंग दैट कि 20 डेज ईच हम दे रहे हैं GS के लिए। ऑप्शनल भी इसी साथ में हमें कवर करना है, यानी 40 डेज फॉर ईच पेपर, ऑप्शनल जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। देन वी हैव एसे एंड देन वी हैव लैंग्वेज के पेपर। ये सारी चीज़ें 80 डेज में होगी कैसे, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझते हैं। इस वीडियो को आप देख करके इससे अपने लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 100% हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे। सबसे पहला तो गोल्डन रूल क्या है मेंस का? गोल्डन रूल ये है कि भाई कोई भी एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज नहीं चलती मेंस में। मेंस में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डालता है वो आपका प्रेजेंटेशन। लिमिटेड नॉलेज को जो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर जाएगा। सबसे पहले हम इसमें अप्रोच देखते हैं कि करना क्या क्या होता है। हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, हमें मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रखनी होती है। एक सिंगल डायमेंशन में सोच करके मेंस नहीं निकलता, हमेशा आपको इंटरलिंकेजेस बैठाने पड़ते हैं। आपको एग्जाम्पल्स, डेटा, जो हर कोई कहता है कि होना चाहिए, ये आपके पास रेडी होने चाहिए। फिर आपको स्पीड और स्ट्रक्चर साथ में मेंटेन करना है, एंड देन क्रॉस सब्जेक्ट इंटरलिंकेजेस भी लाने हैं। इस हर एक पॉइंट पे हम डिटेल में समझते हैं कि आंसर राइटिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है कि आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। अगर हम इसमें एक पेस्टल अप्रोच देखें, भाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट और लीगल, ये सारे एंगल्स होते हैं, जिसका निमोनिक या शॉर्ट फॉर्म बनता है पेस्टल। एग्जाम्पल्स और डेटा जो हमें कोट करने हैं, डेटा हमें अच्छी जगह से डालना है, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी डेटा डाल रहे हैं। अच्छी कमिटीज का डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बजट का डेटा, जो हमारे आंसर्स में वैल्यू एड करता है और हमारे पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करता है। स्पीड, क्योंकि भाई देखो 10 मार्कर जब क्वेश्चन आता है तो वो 7 मिनट में कवर करना होता है। 15 मार्कर जब क्वेश्चन आता है तो 11 मिनट में कवर करना होता है। इसके बीच में यूपीएससी में एक पुराना पैटर्न रहा है जो 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता था। 20 क्वेश्चंस आते थे जो 12.5 मार्क्स के होते थे, उसमें लगभग 9 मिनट मिलता है एक आंसर के लिए। इस पैटर्न को ध्यान में रख के, इस टाइम को ध्यान में रख के हमें हमारे आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है, और हमें हर एक जीएस को क्रॉस इंटरलिंकेज करना है, जीएस को लिंक करना है, एक जीएस के पार्ट को दूसरे जीएस से। जीएस 2 के आंसर में हम कैसे जीएस 3 या जीएस 4 का कोई एक एस्पेक्ट डाल पाए, पूरा आंसर नहीं, सिर्फ एक एस्पेक्ट। सबसे मेजर बात अगर हम समझे कि भाई मेंस किस चीज को रिवॉर्ड कर रहा है और किस चीज को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, सबसे ज्यादा मेंस इज रिवॉर्डिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट, स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, रिलेवेंट एंड प्रिसाइज एग्जांपल्स, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस और रिफॉर्म ओरिएंटेड कंक्लूजन्स। क्या अवार्ड नहीं करता, किस चीज में हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलते कि भाई आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, आपने एक जीएस 1 के लिए 40 किताबें पढ़ ली, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसे शोकेस नहीं कर पाएंगे आंसर्स में। आपके पास अनलिमिटेड नॉलेज है बट आप शोकेस नहीं कर पा रहे हैं। सुपरफिशियल कवर कर लिया, आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सुपरफिशियली कवर कर लिए, उसमें भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सिंगल डायमेंशनल सोच रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा कि डू यू थिंक इट इज राइट, एंड आपने कह दिया यस इट इज राइट। दैट इज नॉट हाउ अ यूपीएससी एस्पिरेंट शुड रिस्पॉन्ड। यू शुड ऑलवेज बी क्रिटिकल। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एंड दिस शुड बी द आइडियल अप्रोच। फिर कंक्लूजन्स। आपने रैंडम कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया कि यस बाय दिस इंडिया विल बिकम दिस, दैट इज नॉट इन कंक्लूजन। आपको अच्छे कंक्लूजन्स निकालने आने चाहिए। नाउ कमिंग टू 80 डेज स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई हम 80 डेज में, कमिंग 80 डेज में कैसे करें। अब कोई बोलेगा कि सर मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, कोई बोलेगा सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। आप इसको एज अ चैलेंज लेके चलो कि अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है तो आपको 80 डेज में कवर करना ही है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई तो भी करोगे ना यार प्रिपेयर। आज नहीं तो अगले साल तो करोगे, अगले साल मेंस देने बैठोगे ना। उसकी प्रिपरेशन की आदत इस साल डाल लो, इस साल इतना कुछ कवर कर लो। ये नहीं कि अभी तो मेरे पास टाइम है तो मैं 1 महीने में जीएस 1 करूंगा, 2 महीने में जीएस 4 करूंगा, इस तरीके से नहीं। हमें 80 डेज में कवर करना है, सो दैट कि अगर हम मेंस में बैठ रहे होते तो मेंस वाले दिन हम क्या लिखते हैं, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस अपनी गेज कर पाए। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, आप इस पैटर्न को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चैनल में और इसको पढ़ लीजिए। आपको इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। देन कमिंग टू डिटेल स्ट्रक्चर, कि एक दिन में हमें पढ़ना कैसे है। देखो क्योंकि टाइम कम है तो टाइम ज़्यादा भी देना पड़ेगा, क्योंकि 80 डेज हैं
तो 11 घंटे, 11.5 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मेंस है, करियर का सवाल है भाई, बहुत कुछ खोया है आपने यहाँ तक आने के लिए, ये चीज़ पाने के लिए। 11-12 घंटे की पढ़ाई इज़ नॉट अ बिग डील, सभी करते हैं, आप भी कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई जीएस का पार्ट आ रहा है, तो आप 4 घंटे के अराउंड पढ़ाई कीजिए। 4 घंटे में 1-2 घंटे की आप कीजिए सेशंस, 2 ढाई 3 घंटे के सेशंस कीजिए, अलग अलग जगह लाइव देखिए, कुछ भी आप कर रहे हैं। एंड देन 1 घंटा आप उसको कंसोलिडेट कीजिए, नोट्स बनाइए, छोटा माहौल जो पुराने बने हुए नोट्स उसको इसमें ला करके इनकलकेट कीजिए, कहीं और कुछ पढ़ा था वो लाइए। सेकंड, फिर 4 आवर्स होते हैं, उसमें आपको ऑप्शनल पेपर कवर करना चाहिए। अब ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पेपर 1 कर लिया और 2 घंटे पेपर 2। सपोजिटली कि अगर आपका ऑप्शनल सोशियो है, तो भाई पेपर 1 में आपने कोई एक थिंकर लिया, तो उस थिंकर वाला पार्ट अच्छे से कवर कीजिए हर एंगल से। अब बीट वो थिंकर की आप बात कर रहे हो चैप्टर यूनिट 4 में, बीट यूनिट 5 में या यूनिट 7 में, उस थिंकर की, वेबर है तो वेबर के ने क्या क्या बोला था वो सारी चीजें एक जगह लिख के रखिए। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग, 1 से 1.5 घंटा डेली आंसर राइटिंग कीजिए। अब इसमें रैंडम कोई भी टेस्ट उठा करके या रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के मत दीजिए। यूपीएससी के पीवाईक्यूज विच आर दी बेस्ट सोर्स, आप वो सॉल्व कीजिए डेली। स्टार्ट कीजिए 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से। अल्टीमेटली हमें लिखना तो टाइम पे है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, एग्जाम में भी लिख के आना है। उसकी प्रैक्टिस अभी से हम करेंगे। 1 घंटा हम करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, क्योंकि एंड में जब करंट अफेयर्स की मंथली बुकलेट्स आ जाती है, मोटी मोटी अलग अलग करंट अफेयर्स की वो आ जाती हैं, जिसमें हम साल भर का करंट अफेयर्स कवर करते हैं, फिर हम सुपरफिशियली रीड करके उन्हें स्किप करने लगते हैं। तो उसकी जो समरी होगी, कुछ होगी, वो आपको हमारे तथास्तु आईसीएस के टेलीग्राम चैनल पे तो एनी विच वेज मिल जाती है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप वो मंथली मैगजीन की समरीज या शॉर्ट नोट्स से पहले आप लॉन्ग नोट्स पढ़िए, उस पर जाइए, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और 20 से 30 मिनट हर दिन रिविजन नोट्स को दीजिए। ये रिविजन नोट्स जो हैं ये आपके 1 पेजर्स 2 पेजर्स बनेंगे। प्रीलिम्स के टाइप पॉइंटर्स मत लिखिए कि एक पेज में सब कुछ हो गया, बट मेंस का आंसर कैसे होगा उस तरीके से लिखिए। नाउ कमिंग टू, एक 4 लेयर मेथड डेवलप किया है। नाउ कमिंग टू अप्रोच, एक 4 लेयर मेथड होता है। 4 लेयर मेथड क्या होता है? सबसे पहला कि भाई आप पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। वेन एवर यू आर रीडिंग एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आ रहा है, विमेन पे आ रहा है, जुडिशरी पे आ रहा है, किसी भी चीज पे आ रहा है, आप सबसे पहले देखो कि भाई उसके पीवाईक्यूज में क्या पूछा गया था, क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या पूछ रहा है यूपीएससी और कहाँ तक पूछ रहा है यूपीएससी, कितनी डेप्थ में पूछ रहा है। फिर उसके सेकंड लेयर में जाइए कि उसके कोर कंसेप्ट कवर कीजिए। कि सपोज अगर जुडिशरी है तो जुडिशरी के कोर कंसेप्ट क्या हुए कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके अलावा गवर्नमेंट और जुडिशरी की जो टसल चलती है, वो मेजर मेजर 4 कोर कंसेप्ट हो गए जुडिशरी के। इसके लिए चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, चाहे आपने अपने क्लास नोट्स बनाए होंगे वो, चाहे किसी टॉपर के नोट्स हों। देन थर्ड लेयर 3 होती है एनरिचमेंट। अब इसमें आप क्या एनरिच करते हैं? आपको डेटा डालना है, आपको पॉइंटर्स डालने हैं, तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो हम थीमेटिक डिवीजन कर रहे हैं सिलेबस का, उस थीम से हमें पढ़ना होता है कि भाई इससे रेलेवेंट डेटा क्या है, इससे रिलेटेड पॉइंटर्स क्या है। देन फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। ये अभी भी हमने डिस्कस किया था, तो आंसर राइटिंग तो कभी स्किप कर ही नहीं सकते। एंड बेस्ट सोर्स, अगेन सेइंग, बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज 2013 से 2025 के पीवाईक्यूज लिखो। आप पीवाईक्यूज लिखोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको वो आता है जो आपको एग्जाम में लिखना है। टेस्ट सीरीज अकेले बाहर लगा लेने से, इधर उधर जा करके गाइडेंस ले लेने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। आपको लगता है कि आप उस कोचिंग में टॉप कर रहे हैं, बट यूपीएससी के एग्जाम में फिर कहते हैं कि जीएस 3 में मार्क्स, सर मेरे मार्क्स 80 आ गए, जीएस 4 में मेरे के तो कोचिंग में तो 140 आते थे, यहाँ 110 भी नहीं आए। यही रीजन है कि दोनों यूपीएससी का लेवल और कोचिंग का लेवल सेम नहीं है। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज लिखिए, कोचिंग में लगाइए टेस्ट, कहीं कहीं पे दीजिए टू टेस्ट योरसेल्फ, बट सिर्फ उस पर रिलाई मत कीजिए। नाउ सोर्सेज, अब भाई सबके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। मैं अगर रैंडमली बताऊं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करना चाहिए, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम के पीछे में चैप्टर्स की समरी होती थी और टेबल्स होते थे, मैं उसी के थ्रू पढ़ता था। एंशिएंट और मेडिवल आते तो भाई मैंने जो प्रीलिम्स में नोट्स बनाए थे, थोड़ा उससे फैक्ट्स रटता था और कुछ कुछ चीजें देखता था। जैसे एंशिएंट में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो कैसे वो आज भी रेलेवेंट है, कैसे मेडिवल दिल्ली सल्तनत ने कैसे ग्रोथ की, या कैसे मुगल पेंटिंग्स डेवलप हुई, या कोई सा डांस फॉर्म डेवलप हुआ तो कैसे डेवलप हुआ, उस पैटर्न में। थर्ड नंबर पे फिर हम करते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए तो पीएमएफ की बुक है, इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। आप उस बुक में देख सकते हैं एनालिटिकल पार्ट, अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजी का एनालिटिकल पार्ट देखिए, क्लाइमेटोलॉजी का कि भाई क्लाइमेट का अगर कोई इंपैक्ट आया या करंट पे कोई इवेंट हुआ है तो वो क्यों हुआ, उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, और उसके लिए अगर आईएमडी ने कुछ बोला है या किसी इंटरनेशनल बॉडी ने कुछ बोला है तो उस तरीके से उसका सोल्यूशन। कमिंग टू जीएस 2, पॉलिटी गवर्नेंस। अब देखो ये और आईआर, ये तीनों थोड़ा सा करंट डोमिनेटेड होते हैं। तो जो करंट में न्यूज़ चल रही है, सपोज कि गवर्नर कि अलग अलग स्टेट्स में गवर्नर या स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस की बॉडी क्या है, इलेक्शन की बॉडी का रोल क्या है, या कहीं पर डिस्प्यूट हुआ था, आरपीए में एसआईआर का कुछ इशू आया था, कहीं आरपीए का कुछ इशू आया था, तो उसको एनालाइज कीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी सारी चीज़ें भी जो इंपॉर्टेंट है, जो थीम दी हुई है हमारे सिलेबस में, वो कवर करनी है, बट थोड़ा सा मेजर फोकस रखना है जो करंट पे इवेंट्स चल रहे हैं। फिर आते हैं जीएस 3, ये कंप्लीटली करंट डोमिनेटेड है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी। इकोनॉमी में कुछ थीम्स जो होते हैं वो स्टैटिक होती हैं। एग्रीकल्चर को भी हम इसे इकोनॉमी का पार्ट मानेंगे।
इसके बियॉन्ड एनवायरनमेंट साइंस और सिक्योरिटी। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये करंट डोमिनेटेड होते हैं। सिक्योरिटी अगर हम देखें एज अ सब्जेक्ट तो नक्सल फ्री भारत हो गया है या रेड कॉरिडोर खत्म हो गया है। अब इस टाइप की चीजें होती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑपरेशन सिंदूर अभी तक कंटिन्यूड है या नहीं है या क्या चल रहा है, ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। जब हम साइंस में आते हैं तो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन गया है या हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ गया है, सेकंड स्टेज में हम कवर कंप्लीट करने वाले हैं। इन चीज़ों पे फोकस करते हुए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। एथिक्स, एथिक्स पे तो डेडिकेटेड सेशन मैं तनु मैम से आपके लिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह लाइव करवा दूंगा, सो दैट आप उसको मच बेटर समझ पाएँ। इसके लिए जब भी होगा आपको हमारे चैनल पे इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। स्टिल आपको सेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके बाद आती है आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। तो हाउ टू राइट आंसर। अब हमें सबको पता है कि भाई गोल्डन स्ट्रक्चर होता है, इंट्रो लिख दो, बॉडी लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। कुछ भी लिख दोगे क्या? क्या होता है, एक पैटर्न समझना पड़ेगा कि भाई इंट्रोडक्शन जब आप लिख रहे हो तो आप अगर किसी टर्म के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे डिफाइन करोगे, आप उसका कंटेक्स्ट दोगे। अगर आपके टर्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप वो डेटा या करंट एग्जांपल दोगे। अगर आपके पास स्कोप है लिखने का कि भाई आप कुछ चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप वो ट्राई करोगे। देन कम्स बॉडी। भाई बॉडी हमेशा क्रिटिकली एनालाइज करने बोलेगी, डिस्कस करने बोलेगा, जो कीवर्ड्स होते हैं डायरेक्टिव कीवर्ड्स। तो अब उसके बेसिस में हमें हमेशा सब पार्ट्स में बांटना है और हर सब पार्ट के अंदर में सब पॉइंट्स लिखने हैं। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट पॉइंटर्स में लिखने में ये होता है कि वर्टिकल रीडिंग होती है एग्जाम में, और जब एग्जामिनर वर्टिकल रीडिंग करता है पेपर की तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रीडिंग में वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पड़ेगा, और जब वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पड़ेगा तो गलतियां ज्यादा इजीली पकड़ में आती है। तो इसलिए ट्राई टू राइट इन पॉइंटर्स विथ एग्जाम्पल्स एंड सब्सटैंटिएटिव फैक्ट्स। देन कमिंग टू कंक्लूजन। बाई कंक्लूजन रैंडम कोई फैक्ट मत दे दो ऐसे कि भाई इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। एग्जाम्पल्स अच्छे लिखो। कमिटी है तो कमिटी का नाम लिख करके कंक्लूड करो। अगर किसी बड़े लीडर का, सीजीआई का, या किसी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, या किसी इंटरनेशनल बॉडी का भी कोई अगर इस पे से है तो उससे कंक्लूड करने का ट्राई करो। उससे आपके आंसर को और आपके पॉइंट्स को सब्सटैंशिएशन मिलता है। लिखना कैसे है कि भाई इनिशियल शुरू के जो 1 तारीख से अगर आप स्टार्ट करो तो शुरू के तो 7-8-10 दिन थोड़ी रिलेक्टेंस होगी, तो 3 से 4 आंसर पर डे लिखो। स्टार्ट विथ PYQs। देन मिड फेज आता है। इस फेज में आपको करना है कि भाई 5 से 7 आंसर्स, एंड देन एंड फाइनल फेज आता है, उसमें आप 10 आंसर्स, 11 आंसर्स, 12 आंसर्स लिखिए और मैक्सिमम आप करिए फुल लेंथ टेस्ट। इससे आपको एक डेप्थ मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आपकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड के साथ जो स्ट्रक्चर करने की हमने शुरू में बात की थी वो हम कर पाएंगे। अब आंसर की क्वालिटी की एक चेकलिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्या होना चाहिए क्या नहीं। दिस विल हेल्प यू फॉर राइटिंग आंसर्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ रीड लाइक एन ऑफिसर। अब ये कैसा होगा, जुडिशरी का मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। सपोज कि भाई जुडिशरी पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, चाहे वो ओवर रीच पे क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे वो पेंडेंसी पे क्वेश्चन आ रहा हो, या चाहे वो किसी और पर्टिकुलर जुडिशरी करप्शन की बात हो रही हो, बहुत सारी न्यूज में चल रहा होता है चीजें। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि नोट्स बनाना और आंसर लिखना सेम है तो आप इसी एक पर्टिकुलर चीज से समझ जाएंगे कि सबसे पहले मैं नोट्स को डिवाइड कर लूंगा 4 पार्ट में। इन 4 पार्ट में से एक पार्ट हो गया मेरा, सबसे पहले वाला पार्ट हो गया मेरा इंट्रो। अब यहाँ पे मेरे पास जुडिशरी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है मैं लिख दूंगा कि भाई इतने इतने यहाँ पे डेटा मिल गया मेरे को कि इतने केसेस पेंडिंग है, इतने जजेस का ट्रांसफर नहीं हुआ, इंडिया में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं है। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोज कि भाई जुडिशरी कुछ अच्छा भी तो कर रही होगी, उनके कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा। कॉन्स कि भाई जुडिशरी में इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, भाई जुडिशरी से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। एंड देन वे हेड, कोई ना कोई चीफ जस्टिस होंगे जिन्होंने कुछ बोला होगा, कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होगी या कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स की कमेटी होगी, उन्होंने कुछ बोला होगा। इस पर्टिकुलर पेज से मैं कोई भी आंसर लिख सकता हूँ। अगर जुडिशियल पेंडेंसी पे क्वेश्चन मिलता तो मैं ये पेंडेंसी वाला डेटा डाल के इंट्रोड्यूस करता। जुडिशियल पेंडेंसी के प्रोज की जगह पहले मैं कॉन्स बताता कि भाई जुडिशियल पेंडेंसी के कॉन्स क्या है, इश्यूज क्या है उसके। फिर उसके बाद मैं बताता कि भाई जुडिशियल पेंडेंसी जो है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एंड देन मैं कंक्लूजन लिखता। अगर उसकी जगह मेरे को पूछता जुडिशियल ओवर रीच, तो ओवर रीच के ऊपर मैं ओवर रीच का डेटा डालता। फिर लिखता कि भाई ओवर रीच लेकिन कैसे हेल्पफुल है। फिर वो पूछता कि भाई लेकिन हेल्पफुल के साथ साथ वो क्या है, ओवर रीच ही है ना, तो कुछ इश्यूज भी होंगे, इश्यूज बताता और हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वैसे बताता। अब आप बोलोगे कि भाई वे हेड तक तो आ गया, कंक्लूजन कैसे है, तो थोड़ी मेहनत तुम भी करोगे ना। यहाँ कंक्लूजन के लिए एक थोड़ी सी जगह छोड़ो और इस जगह पे लिखो कंक्लूजन। नाउ कमिंग टू की स्किल्स एंड कॉमन मिस्टेक्स। तो भाई अब ये सबको पता है कि आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसी करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या करना होता है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ, आप मल्टीपल टाइम स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव करके रखो। दिस विल हेल्प यू अलॉट। कॉमन मिस्टेक्स अगेन, कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कॉमन मिस्टेक्स क्या थी और अभी भी आपको समझा रहा हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स और करेक्ट अप्रोच क्या होता है। बार 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 आप इस चीज को समझो। बार बार मल्टीपल सोर्सेज मत पढ़ो। आंसर लिखने के लिए रिलेक्टेंस मत रहो कि ये मत बोलो कि मैं आज से 10 दिन बाद लिखना स्टार्ट करूंगा, पहले मैं GS1 कर लूँ फिर लिखूंगा। स्टार्ट राइटिंग टुडे। PYQs को मत इग्नोर करो।
मेकिंग एग्जॉस्टिव और लेंथी नोट्स। अब भाई बड़े बड़े पोथे पुराण बना करके एग्जाम डे में रिवीजन नहीं हो पाएगा। जितने शॉर्ट नोट्स होंगे, जितने थीमेटिक नोट्स होंगे, उतने हेल्पफुल होंगे। अब इस पर्टिकुलरली रिवीजन के प्रिंसिपल को आप समझिए कि भाई आपको वन पेजर कंसोलिडेटेड नोट्स चाहिए, कीवर्ड की लिस्ट चाहिए कि भाई कीवर्ड्स अगर कोई भी टर्म आया, जुडिशरी आया या वुमेन आया, तो क्या क्या कीवर्ड्स में मेंशन करूंगा, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। माइक्रो नोट्स होने चाहिए। माइक्रो नोट्स यानी कि जीएस 1 2 3 4 के 20 25 पन्नों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स अलग से एक जगह पे लिखे होने चाहिए, क्योंकि वहां पे एग्जाम में जाकर के आप डायग्राम इन्वेंट नहीं कर सकते, सब यहीं प्रैक्टिस करना पड़ता है। थीम की शीट्स होनी चाहिए एंड देन वैल्यू एडिशन बैंक होना चाहिए कि भाई क्या है वैल्यू एडिशन में, आप क्या क्या लिख रहे हैं, पॉइंटर्स किसी कमिटी का, किसी कमीशन का रिकमेंडेशन। इसके बियॉन्ड मैं आपको अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग से बोलूँ तो भाई डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये 3 पार्ट तो हर कोई समझाएगा। आपको चौथा पार्ट इमोशनल स्टेबिलिटी वाला पार्ट भी रखना है। अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट चल रहा होगा, फिर कोई बोलेगा मेरा हो गया, कोई दोस्त आके बोलेगा मेरा नहीं हुआ, अलग अलग चीज़ें आएंगी, इसी बीच में सीजनल चेंज आएगा, इसी बीच में वेदर का चेंज होगा, इसी बीच में बहुत सारे पार्टीज इवेंट्स थ्रो करेंगे लोग, बाकी किसी का सिलेक्शन हो गया, वो जाने के पहले दे रहा होगा, आपका कोई रूममेट होगा वो घर जा रहा होगा छोड़ करके। ये सारी चीज़ों से हमें बच करके सबसे पहले हमें इमोशनल स्टेबल होकर के इस पर्टिकुलर इमोशनल स्टेबिलिटी वाले एस्पेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। और द फन पार्ट इज की इमोशनल स्टेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो आपका एथिक्स के सिलेबस में इमोशनल क्वोशंट वाला भी या इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी पार्ट है। तो सबसे पहले तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ लेना, तो उससे समझ में आएगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें। अपार्ट फ्रॉम इट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, क्या कर रही है, आई एम स्टार्टिंग अ फोकस 50 प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ तनुजन मैम। तो इसमें 3 लेयर्स में हमने चीज़ों को बांटा हुआ है। सबसे पहले थीमेटिक सेशंस होंगे। थीमेटिक सेशंस में टॉपर्स आएंगे, जो हमारे फोकस 50, लास्ट ईयर फोकस 50 किया था तो 15 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो गए इसमें से। तो ये जो टॉपर्स हैं, जो GS1 का टॉपर है, जो GS2 की टॉपर है, जो GS3 का टॉपर है, ये अलग अलग टॉपर्स आकर के आपको अलग अलग थीम्स पे क्लासेस लेंगे। ये क्लासेस होंगी लाइव, जिसमें आप आराम से बैठ करके समझ सकते हो कि व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट, इस टॉपिक को पढ़ना कैसे। अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने के अलग अलग अप्रोच होते हैं। GS1 अलग तरीके से पढ़ा जाता है, वुमेन अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं एज अ थीम। सोसाइटी में अगर आप ट्राइबल्स को लेंगे तो वो अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, तो वो थीम समझाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे लाइव PYQ आंसर राइटिंग। अब भाई ये PYQ आंसर राइटिंग क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको बार बार बताया है, कम से कम चौथी पांचवी बार तो मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि PYQs आर दी सोर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर्स क्वेश्चन। आप इस साल मेंस दे रहे हो चाहे अगले साल मेंस दे रहे हो, PYQ से क्वेश्चन आएगा। थर्ड नंबर पे आपको अलग अलग टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सेशन मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी सेशन आपको टॉपर्स बताएंगे कि भाई आप किस चीज़ को कैसे स्ट्रेटेजाइज करो, अपने टाइम को कैसे यूज़ करो। इसके अलावा कुछ वैल्यू एडेड नोट्स और PDFs। अब क्योंकि जो माइक्रो नोट्स हैं या जो थीमेटिक नोट्स हैं, कुछ आपके पास होंगे, कुछ नहीं बने होंगे। जो नहीं बने होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और जो बने भी होंगे उसको इंप्रूव करने में, उसको एनरिच करने में शायद ये नोट्स आपके हेल्प आ जाएं। ये प्रोग्राम की फीस कितनी है? अब आप सोच रहे हो कि भाई टॉपर्स आ रहे हैं, अलग अलग टॉपर्स आके पढ़ा रहे हैं, तो होगी इसकी फीस 20,000, 30,000, 40,000। बट नो, इसकी फीस 0 है। ये लास्ट ईयर भी फ्री में चला था, इस ईयर भी हम ये प्रोग्राम फ्री में चला रहे हैं। दिस इज जस्ट कि भाई आप अपने एंड से सब कुछ कीजिए। हम नहीं चाहते कि आप 40,000, 30,000 की अलग अलग मेंटोरशिप ज्वाइन करें, अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें अलग कोचिंग में। आप एक सिंगल जगह बैठ करके आराम से, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप किसी और शहर से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बैठना है, आपको लाइव क्लासेस देखनी है, आपको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में रह करके, जो डिसिप्लिन की बात हो रही है, जो कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, उसमें रह करके अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है। और जब ये स्ट्रक्चर वर्क करने लगेगा तो अपने आप से मेंस में मार्क्स आएंगे। सो फोकस 50 की जो डिटेल्स होंगी वो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डलवा दूंगा। आप वहां जाकर के फोकस 50 के बारे में समझ लेना एंड एनरोल करके आप इस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, मेंस की जो ये मास्टर स्ट्रैटेजी है, इसकी PDF तो आपको मिल जाएगी। इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉड्यूलेट करके इम्प्लीमेंट करो और पढ़ाई करना आज से स्टार्ट करो। छुट्टियां खत्म हो गई, वापस आ जाओ, प्रिपेयर करो। रिफ्लेक्शंस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के आपको इसी साल के मेंस में दिख जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल, बी कंसिस्टेंट। वंस अगेन, प्रिपेयर वेरी वेल, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बना के रखो। ऑल द बेस्ट।